हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति कॉलेज यूट्यूब चैनल। हम बीएससी फाइनल ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स यानी पेपर थर्ड की यूनिट सेकंड कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स की यूनिट सेकंड है जिसके अंदर हमने फुल वेव, हाफ वेव और फिल्टर्स के बारे में पढ़ा है। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हमारा नेक्स्ट फिल्टर करते हैं जिसका नाम है एल सेक्शन फिल्टर। इसको चोक इनपुट फिल्टर भी बोला जाता है और वैसे एल सेक्शन फिल्टर बोला जाता है, चोक इनपुट एलसी फिल्टर बोला जाता है। ठीक है, एल सेक्शन फिल्टर मैंने आपको पहले भी बताया कि एल, पाई और ये सब चीज जो नाम है ना, ये इनकी शेप के अकॉर्डिंग है कि मतलब एल और सी के कॉम्बिनेशन से फिल्टर करते हैं। इतना तो अपने को पता है, लेकिन अब डिफरेंट केसेस में इनकी स्ट्रक्चर को कभी एल अल्फाबेट के अकॉर्डिंग बना देते, कभी पाई जैसी बना देते, जैसे हमने टी नेटवर्क और पाई नेटवर्क पढ़े थे। तो सेम केस वहां पे है, एल सेक्शन फिल्टर या फिर पाई चोक इनपुट आउटपुट, चोक इनपुट एलसी फिल्टर। चोक, अगर आपको पेपर में कंफ्यूज करना हो तब तो चोक इनपुट के नाम से आएगा, बाकी चांसेस एल सेक्शन से है, एलसी फिल्टर। ठीक है, तो एल सेक्शन फिल्टर या चोक इनपुट फिल्टर शुरू करते हैं। फिल्टर का काम तो ये कि रिपल्स को कम करना है। ठीक है, चोक इनपुट फिल्टर को हिंदी में बोला जाता है चोक निवेशी एलसी फिल्टर और इसको बोला जाता है एल अनुभाग फिल्टर। ठीक है, तो इतना तो सेक्शन वगैरह ये सब कुछ चीजों आपको पता है। अपने को बनाना क्या एल जैसा, तो मैं सिर्फ फुल वेव में दिखा रही हूँ क्योंकि हाफ वेव में भी सेम कंडीशन रह जाती है, बस एक कनेक्ट करने का तरीका हो जाता है कि उसको हाफ वेव में किस तरीके से करते हैं। इतना तो आपको पता चल गया होगा लास्ट दो फिल्टर करके। ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी कॉइल, ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी कॉइल, फुल वेव का बना रही हूँ क्योंकि फुल वेव से हमारे एक सफिशिएंट रिजल्ट आते हैं। हाफ वेव में तुम्हें पता है एफिशिएंसी बहुत कम आती है, इतनी कम एफिशिएंसी वाला फिर करंट एसी को डीसी में चेंज कहाँ हुआ, बहुत कम अमाउंट चेंज होती है, इसीलिए उसको इतना ज्यादा यूज भी नहीं करते। तो मैं सिर्फ फुल वेव का दिखा रही हूँ अभी, और अगर आपको हाफ वेव का दिखाना तो आपको इतना तो सर्किट डायग्राम बनाना आई गया होगा कि आप खुद बना लोगे। ठीक है, एल सेक्शन है तो ये एक मैंने लगा दिया। एलसी है, चोक इनपुट एलसी फिल्टर में बता रहा है कि एल और सी दोनों जुड़ेंगे, है ना। तो ये एक एल जोड़ दिया इंडक्टर कॉइल और एक जोड़ दिया कैपेसिटर, और फिर आगे तो हमारे पास लोड रेजिस्टेंस आरएल होता ही है, और वहां पे भी जब आप करोगे तो इसी तरीके का बनेगा, ये कैपेसिटर सी, ये एल। अब देखा जाए तो इंग्लिश की अल्फाबेट एल की तरह बनी हुई है शेप, वो भी उल्टे एल की जैसे, इसीलिए इसका नाम दिया जाता है एल सेक्शन। आप देख सकते हो ये एल बना, किसको फिल्टर बनता किनसे, इन दो पॉइंट से मिलके बना, एक एल और एक सी से। तो अगर आप एल और सी, इस इंडक्टर कॉइल और एल को देखोगे तब आपको पता चलेगा कि फिल्टर जो है वो किस तरीके से बना है। तो देखो उल्टा एल बना, तो इसीलिए इसको एल सेक्शन बोला जाता है। और चोक इनपुट एलसी फिल्टर से आपको पता चलेगा एल और सी को जोड़ना है। ठीक है, अब देखो अपने को पता है कि इसमें अपने देखते हैं कि वर्किंग किस तरीके से होगी, फिल्टर काम कैसे करेगा, पहले हम वो समझते हैं। एक चीज तो आपको अच्छे से पता है कि एल किसको अलाउ करता है, डीसी को अलाउ करता है और एसी करंट को ब्लॉक करता है, ये चीज तो आपको अच्छे से पता है। और ये नहीं पता तो आप इसको याद रखो। ठीक है, और जो कैपेसिटर सी होता है जस्ट रिवर्स होता है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास में इनके रीजंस भी दिए गए हैं कि एल एसी को अलाउ क्यों नहीं करता और डीसी को क्यों करता है। कैपेसिटर सी जो है वो डीसी को तो ब्लॉक करता है और एसी को अलाउ करता है। जिसको ब्लॉक करता है उसका मतलब ये होता है कि उसके लिए जो रेजिस्टेंस दिया है वो ऑलमोस्ट इंफिनिटी प्रोवाइड करवाएगा, और जिसको अलाउ करता है मतलब उसके लिए रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो। तो सेम, सॉरी इधर उल्टा लिख दो ऊपर, जिसको अलाउ करेगा उसके लिए ऑलमोस्ट जीरो होता है और जिसको ब्लॉक करेगा उसके लिए ऑलमोस्ट इंफिनिटी होता है। ठीक है, तो ये चीज बनी। अब देखो एलसी फिल्टर, अपने को पता है यहाँ पे डायोड D1 और D2, इतना तक तो सर्किट किसका है, रेक्टिफायर का है, यानी कि रेक्टिफायर से हमें करंट तो मिल रहा है, डायोड D1 और D2 दोनों में आउटपुट देगी। एक बार डायोड से D1 से मिलेगा तो दूसरी बार D2 से मिलेगा, और रेक्टिफायर्स को पढ़ के हमें इतना पता चल गया कि एसी और डीसी का कॉम्बिनेशन मिल रहा था आउटपुट में, है ना, प्योर डीसी नहीं मिल रहा था। रेक्टिफिकेशन का काम क्या था, एसी को डीसी में बदलना। तो अब अपने को करंट यहाँ से पास आउट होते हुए आएगा, यहाँ से मतलब इन डायोड से निकलते हुए करंट किस जगह पे पहुंचेगा, इस ब्रांच पे पहुंचेगा। जब इस ब्रांच पे पहुंचेगा तो हमें पता है कि अब करंट जाएगा कहाँ, इस इंडक्टर कॉइल एल से। अब कॉइल एल का काम क्या है, वो डीसी को तो अलाउ करेगी, एसी को क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी। मतलब इन डायोड से जो हमें यहाँ पे आउटपुट सिग्नल मिला वो आउटपुट सिग्नल कैसा है, एसी और डीसी का मिक्सचर है ना।
करंट मिल रहा है, कैसा मिल रहा है करंट, इस तरीके का, ये हमने देखा। अब इंडक्टर एल कोइल, जो कोइल है उसका काम तो है वो डीसी को तो अलाउ करेगी, एसी को ब्लॉक करेगी, लेकिन फिर भी कुछ कंपोनेंट ऑफ एसी करंट जिनकी इंटेंसिटी लो होती है, ऑलमोस्ट डीसी जैसा हो, वैसा डीसी इस इंडक्टर कोइल से पास आउट हो जाएगा। मतलब अगर पहला जो सिग्नल है D1 और D2 से अगर ऐसा आया तो L में से पास आउट होने के बाद वो ऐसा रह जाएगा, मतलब कंप्लीट डीसी अभी भी नहीं मिला। फिर अपने को पता है फिर करंट आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो करंट गया कहाँ पे, ब्रांच पे डिवाइड होगा, एक तो कैपेसिटर सी में जाना और दूसरा आरएल में जाना। कैपेसिटर सी देखें तो वो डीसी करंट को तो ब्लॉक कर देगा, मतलब सी से जो करंट आएगा वो प्योर क्या आएगा, अब एसी आएगा, क्योंकि देखो यहाँ से मैक्सिमम एसी कंपोनेंट इस एल ने ही हटा दिए, बचे कुछ थोड़े बहुत एसी कंपोनेंट इसके अंदर से अगर पास आउट हो भी गए हो, इनकेस ना हुए हो तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ना हुआ हो सकता है कुछ हो गए हो सकता है कई केस ऐसे हो कि इंडक्टर कोइल एल पूरे के पूरे एसी कंपोनेंट को ब्लॉक कर दे, हो सकता है इंडक्टर कोइल एल जैसे थोड़े बहुत एसी कंपोनेंट लो इंटेंसिटी वाले आ गए जो ऑलमोस्ट डीसी जैसा बिहेव करते हैं, मतलब क्या हुआ, उनकी इंटेंसिटी ऐसी है, ठीक है, तो वो ऑलमोस्ट डीसी करंट जैसा बिहेव कर रहे हैं, इसीलिए वो पहले उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम बहुत बड़ा दिखाया, बाद में उसका एम्पलीट्यूड छोटा दिखाया गया आपको, ठीक है। तो हो सकता है कि ऐसा कोई करंट हो, या इसको हम छोटा ही दिखा लेते हैं कि ऐसे कुछ सिग्नल हमारे पास आ गए हो, तो ऐसे सिग्नल्स अब कैपेसिटर सी क्या करेगा, इस एसी करंट को तो अलाउ करेगा, डीसी के लिए तो रेजिस्टेंस इन्फिनिटी देगा, तो मतलब डीसी करंट जितना भी होगा प्योरली डीसी वो कहाँ से निकलेगा, लोड रेजिस्टेंस आरएल में से, और हमें यहीं पे हम किसको मेजर करते हैं, आउटपुट को करते हैं, मतलब अब आउटपुट में अपने को कौन सी करंट मिल गई है, डीसी। तो जो हमारा काम था, जो रेक्टिफायर्स अच्छे से नहीं कर पा रहे थे कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, तो इनिशियली अगर देखा जाए तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल पे हमें दिया तो एसी ही करंट जा रहा है, लेकिन इस एल और सी को इस तरीके से अप्लाई करने से क्या हुआ कि हमें लोड रेजिस्टेंस आरएल पे ओनली ऑन डीसी करंट मिला, ठीक है। तो यहाँ पे वाली वो बात नहीं है कि एसी करंट हमेशा ही आएगा, हो सकता है इंडक्टर कोइल इतनी इफेक्टिव हो कि वो सारे के सारे डीसी एसी को ब्लॉक करके सिर्फ एसी को आगे लेके जाए। तो अगर सिर्फ एसी को लेके जाएगी तो कैपेसिटर का काम तो अब भी यही है कि वो डीसी के लिए तो इन्फिनिटी रेजिस्टेंस देगा, तो मतलब इस ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं होगा उस केस में, और सारा का सारा करंट आरएल से पास आउट हो जाएगा, और आरएल से पास आउट होगा तो हमें आउटपुट में ऑटोमेटिकली हमें क्या मिल जाएगा, डीसी करंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी वर्किंग जो है आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, और आपको अपनी नोट्स में लिखना है वर्किंग, ठीक है, जब भी आप अपना पेपर में इस टॉपिक को करोगे। अब मुझे पता है अकॉर्डिंग टू फोरियर सीरीज आउटपुट वोल्टेज कितनी होती है, जो मैंने आपको बताया था मैथमेटिकल फिजिक्स में है, कल वाले टॉपिक में भी हमने इसको यूज किया है, आउटपुट वोल्टेज लिखते हैं। आउटपुट वोल्टेज, उसको मैं क्या लिख देती हूँ, वी लिख देती हूँ, ठीक है, वी ओ लिख दिया आउटपुट वोल्टेज। अपने को निकालना क्या है, रिपल फैक्टर निकालना, हमें तो ये देखना है कि एसी को डीसी में बदल देता है, ठीक है, वर्किंग से हमें पता है कि ऐसा होता है, लेकिन सर्किट कितनी एफिशिएंटली काम कर रहा है, कितने परसेंट ऑफ एसी कंपोनेंट्स को वो कम कर पा रहा है, और कितने परसेंट ऑफ एसी कंपोनेंट्स उसके अंदर अभी भी रह पा रहे हैं, हमें तो वो मेजर करना है। सर्किट की वर्किंग तो हम आइडियल केस लेके चलते हैं कि पूरा का पूरा यहाँ पे एसी ब्लॉक हो जाएगा और पूरा का पूरा एसी स्टोर कर लेगा कैपेसिटर, बकायदा कैपेसिटर को फिर आगे से इसकी अर्थिंग कर दी जाती है इस पूरे करंट की। अगर आपको शो करना तो आप कर भी सकते हो, नहीं करना तो भी आपकी मर्जी, इसकी अर्थिंग की कर दी जाती है कि मतलब अब एसी सिग्नल का रोल खत्म हो चुका है इस सर्किट में, सिर्फ डीसी लोड रेजिस्टेंस आरएल पे अपने लेके आ रहे हैं। तो ये तो आइडियल केस है, लेकिन अपने को तो फाइंड आउट करना है कि ये कंपोनेंट्स लगाने के बाद कितने अच्छे से अब रेक्टिफायर वाला प्रोसेस कंप्लीट हो पा रहा है। तो अपने को आउटपुट वोल्टेज पता है, वीओ, उसकी वैल्यू क्या होती है फोरियर सीरीज के अकॉर्डिंग, 2em अपॉन पाई माइनस 4em अपॉन 3 पाई cos 2 ओमेगा टी। ये मैथमेटिकल फिजिक्स से रिजल्ट डायरेक्टली लिखा हुआ आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसके बीच में कुछ सोचने वाली बात नहीं है, आप सीटीएम कर लो, कमिट टू मेमोरी, आपको याद ही रखना पड़ेगा इसको। माइनस 4em अपॉन 15 पाई cos स्क्वायर 2 ओमेगा टी माइनस सो ऑन चलता रहेगा, है ना, ठीक है। तो अपने को क्या लेना, अपने इसमें से लो इंटेंसिटी वाले जो ये वाला फर्स्ट टर्म होती है वो सिर्फ एसी, और बाकी सारे फर्स्ट टर्म तो सिर्फ डीसी करंट होती है, और रिमेनिंग सारे के सारे टर्म्स क्या होते हैं, एसी होते हैं। लेकिन हम लो इंटेंसिटी वाले एसी को छोड़ देते हैं, तो वोल्टेज हम कितनी लेते हैं, ओनली ऑन 2em अपॉन पाई माइनस 4em अपॉन 3 पाई cos
2 ओमेगा टी। तो इसको हम इस तरीके से करें, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 करें तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमें क्या पता चलता है कि जिसके साथ cos या sin की कोई टर्म नहीं है वो तो डीसी करंट को शो करता है, क्योंकि डीसी करंट तो स्ट्रेट लाइन होती है और जो एसी करंट होता है वो या तो इस तरीके से होता है या वो इस तरीके से होता है ना। मतलब उसके पास कुछ ना कुछ वेव फॉर्म होती है, तो वेव और ये वाली जो फॉर्म होगी ग्राफ, वो ग्राफ अपने को cos या sin की वजह से ही मिलते हैं। इसीलिए जिस भी टर्म के साथ cos या sin है वो सारे एसी कंपोनेंट होंगे और cos sin को छोड़ के जितने भी टर्म्स बचेंगे वो सारी की सारी हमारे डीसी कंपोनेंट्स होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से हमें ईडीसी निकला, उसकी वैल्यू क्या आएगी 2em अपॉन पाई। और अगर सिमिलरली मैं यहाँ से आईडीसी निकालूं तो मुझे पता है डीसी करंट हमें आउटपुट मिल कहाँ पे रहा है, जैसा लास्ट टॉपिक में किया था, सिर्फ और सिर्फ लोड करंट, लोड रेजिस्टेंस आरएल पे मिल रहा है। तो ईडीसी तो हमें पता है, तो आईडीसी की वैल्यू क्या आएगी V इज इक्वल्स टू आई आर से आई की वैल्यू क्या आएगी V अपॉन आर। अब इस केस में वोल्टेज हमारे पास कितनी है ईडीसी और आर की जगह हम क्या ले रहे हैं आर एल, तो मतलब आईडीसी की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 2em अपॉन पाई आर एल। इसको आप दे रहे हो इक्वेशन नंबर सेकंड ए और इसको हम दे लेते हैं सेकंड बी। अब इस सारे टॉपिक को मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रही हूँ, ठीक है, आपके काम की चीज आपको दिखाई दे रही होगी अब, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास कोई स्मॉल ए की वैल्यू आई है, ठीक है। अब देखो ये मैंने स्मॉल ई क्यों लिया, मैंने ई एसी या ई आरएमएस क्यों नहीं लिया, उसका रीजन एक ये है कि एसी जो करंट, जब भी आप ऐसा सर्किट करोगे एलसी फिल्टर करोगे या अगला पाई फिल्टर करोगे तो आपको ई एसी तो उसी जगह पे लेंगे जहाँ पे एट द एंड कंप्लीट एसी हम मान रहे हैं कि आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखा जाए तो कंप्लीट एसी जो है वो सी कंपोनेंट से, या ऐसे याद रख लो कि जहाँ से एसी की अर्थिंग होगी ना वहीं तक से अपने को ईएसी निकालनी है। ईएसी निकालने के लिए अपने को पहले इस पूरे के पूरे मतलब इतने सारे सर्किट के अंदर करंट देखना है कि कितना जाएगा और इसी सारे सर्किट के अंदर वोल्टेज देख के अपने को मेजर करना है कि इस ईएसी कंपोनेंट पे कितनी करंट आएगी। और वैसे भी अगर आप दूसरे तरीके से भी देखो तो आपको पता है, अगर मैं इसको नाम दे दूं किसी टर्मिनल का, अगर मैं इसको नाम दे दूं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, तो आपको पता है यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं अप्लाई किया गया है। इस ए बी वायर, इस वायर पे और इस वायर पे, मतलब इस टर्मिनल पे पोटेंशियल ड्रॉप और इस टर्मिनल पे पोटेंशियल ड्रॉप एक जैसा होगा। और आरएल पे तो अपने को पता है कि डीसी ड्रॉप ले रहे हैं हम, डीसी करंट ले रहे हैं, और कैपेसिटर सी का काम क्या है वो सिर्फ एसी को ही लेते हैं। तो मतलब इस टर्मिनल पे जितनी भी वोल्टेज होगी वो ईएसी होगी और इस टर्मिनल पे जितनी भी वोल्टेज होगी वो ईडीसी होगी। और ये वोल्टेज लेने का रीजन ये है कि आउटपुट में जितना वोल्टेज ड्रॉप इस वायर पे होगा उतना ही वोल्टेज ड्रॉप इस कैपेसिटर सी वाली एबी ब्रांच में भी होता है। नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको इसीलिए यहाँ पे स्मॉल ई लिया, स्मॉल ई इज इक्वल्स टू स्मॉल ई इज इक्वल्स टू 4em अपॉन 3 पाई cos 2 ओमेगा टी। अब मुझे ये पता है, आप जितनी बार भी मैंने फिल्टर्स करवाए हैं सब बार आपको एक चीज पता नहीं कितनी बार मैंने बताई है कि जब भी एसी करंट लेना है हम आरएमएस वैल्यू लेंगे, जब भी डीसी करंट लेना है हम एग्जैक्ट एवरेज ले लेंगे। अब हमें कौन सा करंट चाहिए, एसी करंट चाहिए, तो मतलब हम कौन सी वैल्यू ले लेंगे, आरएमएस वैल्यू ले लेंगे। तो मैं इस स्मॉल ई का आरएमएस वैल्यू ले लेती हूँ। तो स्मॉल ई की आरएमएस कितनी आएगी 4e, तो आरएमएस वैल्यू आपको पता है उसकी कितनी आ जाएगी, इंटीग्रेशन ई का स्क्वायर डॉट dt 1 अपॉन t 0 टू t इंटीग्रेशन की पावर हाफ। और ये चीज आपको ध्यान होता है, ये मैं लास्ट लेक्चर में आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ। तो मैं ईआरएमएस की वैल्यू डायरेक्ट लिख रही हूँ। ईआरएमएस की वैल्यू मैंने डायरेक्ट इसलिए लिखी क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम इसको कर चुके हैं। तो उसकी वैल्यू क्या कितनी आती है 4em अपॉन 3 पाई डॉट 1 अपॉन रूट 2। या आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि इसमें बनेगा क्या 1 अपॉन t 0 टू t इंटीग्रेशन 4em अपॉन 3 पाई का होल स्क्वायर डॉट cos स्क्वायर 2 ओमेगा t डॉट dt की पावर कितनी है हाफ। तो ये तो हाफ है और ये स्क्वायर अब बाहर आ जाएगा क्योंकि ये सारे कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से। 4em अपॉन 3 पाई 1 अपॉन t, तो एज इट इज पड़ा है 0 टू t cos स्क्वायर 2 ओमेगा t डॉट dt की पावर कितनी है हाफ। इसको और थोड़ा सा अगर शॉर्ट कर दें हम तो आपको शायद ये चीजें पूरी विजिबल हो रही होंगी,
कि पावर कितनी आ गई, हाफ। और इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू जो आएगी वो 1/2 होता है, और उसकी रूट पड़ी है ये पावर, तो उसकी वैल्यू अपने आप ही 1/√2 आ जाएगा। अगर आपको नहीं पता, कल वाला लेक्चर नहीं देखा, तो इस टर्म को यूज कर लो, इंटीग्रेशन को सोल्व कर लो, यही रिजल्ट्स आएंगे। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया। अब मुझे क्या निकालना है, IRMS निकालना है। अब देखो मैंने आपको बोला EAC तो एट द एंड वहां पे मिलेगा जहाँ पे लोड रेजिस्टेंस RL और उसके जस्ट सामने वाली ब्रांच पे पोटेंशियल ड्रॉप सेम हो। पोटेंशियल ड्रॉप तो सिर्फ कैपेसिटर यानी AB ब्रांच और इस PQ ब्रांच पे ही सेम है। अब मुझे मैंने क्या निकाल दिया इस पूरे सर्किट में, मतलब यहाँ तक का इतने सारे सर्किट का मैंने वोल्टेज ड्रॉप निकाल दिया, सॉरी ERMS निकाल दिया, इसके अंदर वोल्टेज कितनी है। अगर मैंने वोल्टेज कितनी है ये निकाल लिया, तो यहाँ से मैं करंट भी IRMS निकाल सकती हूँ। मुझे बताइए IRMS करंट यानी कि इस पूरे सर्किट में L और C में जाने पर वो किस किस से डील करता है, एक L से और एक C से, मतलब इन दोनों की क्या यूज होगी, रिएक्टेंस यूज होगी, यानी प्रतिघात यूज होगी। और प्रतिघात का फॉर्मूला हमें पता है, जब भी हम cos ⍵t लेंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी कैसी है, ओमेगा है, तो XL की वैल्यू कितनी आती है, ⍵L। और अगर हम साइन XC की वैल्यू 1/⍵L आ जाएगी, ⍵C। और अगर मैं cos 4⍵t लूं, मतलब फ्रीक्वेंसी अब 4 टाइम्स हो गई है, तो XL की वैल्यू आती है 4⍵L, मतलब जितनी टाइम्स फ्रीक्वेंसी उतना टाइम्स इंडक्टर का इंडक्टिव इंडेक्स आएगा, ठीक है। तो वो चीज के हिसाब से है। तो मुझे अब IRMS निकालना, तो मुझे पता है ERMS डिवाइडेड बाय किस किस का रेजिस्टेंस काम करेगा, इस इंडक्टर कोइल L का और इस कैपेसिटर C का। ये दोनों आपस में किस ऑर्डर में है, सीरीज ऑर्डर में। जैसे यहाँ पे क्या आया था, हमने V = IR से निकाला, I की वैल्यू कितनी आएगी, V/R। अब इतने सर्किट में मुझे पता था ERMS पोटेंशियल ड्रॉप है, पोटेंशियल इतना ही काम कर रहा है। तो अब जो मुझे उसकी वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले तो मुझे पता है वो 2⍵L बन जाएगा, क्योंकि cos 2⍵t ले रहे हैं आप, AC की जो भी फ्रीक्वेंसी है, -1/2⍵C। ये क्या है, सीरीज या टोटल रेजिस्टेंस ऑफ L एंड C इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये ऐसे कैसे आता है ये देखते हैं। इसको मैं इस चीज को रिमूव कर रही हूँ, ठीक है, ये चीज को, इस चीज को मैंने रिमूव कर दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये चीज कैसे है। मुझे पता है सीरीज में है, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, XL + XC आती है ना। इसकी वैल्यू क्या आएगी, iota⍵L + 1/iota⍵C, यही आएगी ना। तो अगर मैं आयोटा कॉमन ले लूं, तो मतलब इधर इसका मतलब ये मैंने iota/iota से मल्टीप्लाई किया, तो ⍵L माइनस आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इधर वाले आयोटा का स्क्वायर वो कितना बन जाएगा, माइनस आयोटा, तो ऊपर एक आयोटा ⍵C बच जाएगा। तो ये आयोटा मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, इसीलिए ये आयोटा मैंने हटा दिया। अब मैं अगर इसका मैग्नीट्यूड लूं, तो ⍵L - 1/⍵C बचता। तो यहाँ पे भी हमने वही चीज की है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया, ठीक है। और 2ω इसलिए आती है क्योंकि हमने जो कंपोनेंट्स लिए हैं वो cos 2ω, मतलब फ्रीक्वेंसी अब 2 टाइम्स है, इसीलिए 2ω और 2C लेते हैं। तो इसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। स्मॉल IRMS की वैल्यू कितनी आएगी, स्मॉल IRMS की वैल्यू कितनी आएगी, ERMS अपॉन 2⍵L माइनस 1/2⍵C। अगर आपको ये चीज ना ध्यान रखनी हो ना, तो आप सीधा याद कर लेना, सीरीज में इन दोनों के बीच में माइनस का साइन आ जाता है, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात लेके चलते हैं। तो IRMS मेरे पास पता है, और जो ERMS है इसको मैं इक्वेशन दे देती हूँ, कोई भी इक्वेशन नंबर 3rd A दे देती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेकंड इक्वेशन तक काम कर रखे हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3rd A, और इस इक्वेशन के अंदर ये वैल्यू पुट करती हूँ 3rd A की वैल्यू। तो मुझे पता है इसकी वैल्यू कितनी आई है, 4EM/3π इंटू में एक √2 आया, 1/√2 वाला, और अपॉन में क्या चल रहा है, 2ωL माइनस 1/2ωC। 2ω क्यों लिया जा रहा है आपको पता ही है, 4EM/3π √2, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4ω²LC माइनस 1 अपॉन का जो 2ωC था ना, वो मैंने भेज दिया ऊपर। तो मतलब बचा कितना, 8EM इंटू में ⍵C अपॉन 3√2π इंटू में, यानी कि ये जो 2ωC था ना, इसको मैंने कहाँ भेज दिया, ऊपर भेज दिया, ठीक है, डायरेक्टली लिख दिया। अगर आपको ये चीज समझ ना आई तो एक बार यहाँ पे भी बता दिया।
और उसको मैंने रिमूव भी कर दिया बार बार स्टेप लिखने से बचने के लिए। 4 ओमेगा स्क्वायर LC माइनस 1, तो इसको क्या दे रहा है इक्वेशन नंबर 3 बी। तो मेरे पास अब एट द एंड मुझे IRMS मिल गया, लेकिन मुझे अभी भी रिपल फैक्टर के लिए क्या चाहिए, EAC अपॉन EDC। लेकिन AC वोल्टेज नहीं मिले, क्योंकि AC पोटेंशियल ड्रॉप आएगा कहाँ पे, इस कैपेसिटर C के टर्मिनल्स पे। तो इस कैपेसिटर C के टर्मिनल्स हमें क्या देखना है, पोटेंशियल ड्रॉप देखना है। तो मुझे पता है कि यहाँ पे मेरे पास IRMS करंट है ना, और मुझे क्या चाहिए, मुझे पता है यहाँ का जो रिएक्टेंस है, सॉरी जो भी रेजिस्टेंस है एक तरीके का, अगर मैं उसको रेजिस्टेंस बोल दूं, ये सारी एक्स्ट्रा चीजें हटा दी, रेजिस्टेंस कितना रह जाएगा, सिर्फ इस कैपेसिटर C का रेजिस्टेंस, क्योंकि अब AC करंट लास्ट में आ कहाँ रहा है, इस कैपेसिटर C पे। तो मतलब अब रेजिस्टेंस किसका रह गया, सिर्फ और सिर्फ XC, क्योंकि V इज इक्वल्स टू IR होता है। हमें क्या चाहिए, रिपल फैक्टर, उसकी वैल्यू क्या होती है, EAC अपॉन EDC होती है, या IAC अपॉन IDC होती है, यही होती है ना। ऐसा ही हम ले रहे हैं रिपल फैक्टर की वैल्यू, है ना। तो मुझे अब EAC चाहिए, तो EAC के लिए मुझे करंट तो पता है, मुझे यहाँ पे कितना आ रहा है IRMS, और उसके बाद रेजिस्टेंस किसका काम करेगा, सिर्फ कैपेसिटर C का, क्योंकि रेजिस्टेंस आप किस पे रही है, सारी AC करंट अब ओनली ऑन C ब्रांच पे आ रही है, मतलब कैपेसिटर C उसको चार्जिंग के लिए यूज कर रहे हैं। तो ठीक है, उसी बेसिस पे फिर अपने आगे चलते हैं। नाउ इधर ही करते, ठीक है। नाउ फॉर पोटेंशियल एट कैपेसिटर C, ठीक है, मतलब C पे पोटेंशियल देख रहे हैं। तो उस कैपेसिटर C पे मुझे पता है AC करंट आ रही है, इसीलिए पोटेंशियल को मैंने क्या लिख लिया, EAC, क्योंकि अब ट्रीट किसके साथ कर रहा है, सिर्फ AC वोल्टेज के साथ। कैपेसिटर C में कोई DC करंट आएगा ही नहीं। तो कैपेसिटर C के लिए अगर मुझे देखूं तो IRMS, स्मॉल I लिया तो हम यहाँ पे भी स्मॉल I लिख लेंगे, स्मॉल IRMS अपॉन क्या आ जाएगा, XC, क्योंकि सारा का सारा करंट किस कंपोनेंट में आ रहा है, कैपेसिटर C में, ठीक है। तो IRMS की वैल्यू तो मुझे 3rd B से पता है, और XC की वैल्यू में वैसे भी पता है 1/2 ओमेगा C होगी। तो वही वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। जब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, सॉरी ये चीज ना एक तो हमने गलत लिख दी। कैसे गलत लिखी है, क्योंकि हमें पता है V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है। तो यहाँ से XC मल्टीप्लाई में नहीं, सॉरी डिवाइड में नहीं, इसकी मल्टीप्लाई में आएगा, है ना, क्योंकि V इज इक्वल्स टू IR से। तो IRMS की वैल्यू क्या है, 8 ओमेगा C अपॉन 3√2 पाई इंटू 4 ओमेगा स्क्वायर LC माइनस 1 इंटू में XC की वैल्यू मुझे पता है वो कितनी है, 1/2 ओमेगा C। तो ओमेगा C से ओमेगा C कैंसिल, और 4 से यहाँ पे 2 से 8 कटेगा तो आएगा कितना, 4 आ जाएगा। तो EAC की वैल्यू में क्या मिली, 4 अपॉन 3 पाई √2 4 ओमेगा स्क्वायर LC माइनस 1। तो EAC की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। EDC की हम पहले से निकाल चुके हैं, तो रिपल फैक्टर निकाल लें। तो रिपल फैक्टर निकलेगा कैसे, इन दोनों का डिवाइड लगा के, इसको आपको इक्वेशन नंबर दे देना 4, ठीक है। तो और मैंने रिपल EDC को वैल्यू क्या दे रखी है, इक्वेशन नंबर 2A, ठीक है। तो 2A की वैल्यू देख लेते हैं कितनी है, 2em अपॉन पाई, ताकि बार बार स्लाइड चेंज ना करनी पड़े अपने को। सो रिपल फैक्टर स्मॉल r से शो करते हैं, EAC अपॉन EDC फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 2nd A। तो दोनों की वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। 4th की वैल्यू क्या है, 4em अपॉन 3 पाई √2 लिख दो या √2 पाई लिख दो, एक ही बात है, √2 पाई इंटू 4 ओमेगा स्क्वायर LC माइनस 1 इंटू में ये 1/, मैं सीधा इसको ऐसे लिख दूं 2em, और जो 3 पाई आना था उसको मैंने ऊपर भेज दिया, ठीक है। em से em कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा 2, पाई से पाई कैंसिल, तो बचा क्या 2/3√2 इंटू 4 ओमेगा स्क्वायर LC माइनस 1। तो ये किसकी वैल्यू है, ये r की आई है। तो 2/3√2 की वैल्यू कितनी आती है, इसको अगर सॉल्व करो तो इसकी वैल्यू आती है 0.47, ठीक है। तो इस चीज को सॉल्व करके 2/3√2 को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आती है, रिपल फैक्टर की r की वैल्यू आती है 0.47/4
4 ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस में 1। और अगर एक और अपने जो ले रहे हैं कि 4 ओमेगा, नेक्स्ट स्लाइड पे करती हूँ, आर की वैल्यू कितनी आई है 0.47 अपॉन 4 ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस 1। नाउ इफ 4 ओमेगा स्क्वायर एल सी अगर मच ग्रेटर देन 1 हो तो 1 नेग्लेक्टेड हो जाएगा, अगर 1 नेग्लेक्ट हो जाएगा तो उसकी वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, मतलब इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। 0.47 अपॉन 4 ओमेगा स्क्वायर एल इंटू सी, तो ये जो 0.47 डिवाइडेड बाय 4 है इसकी वैल्यू आएगी 0.118 अपॉन ओमेगा स्क्वायर एल सी। अब अपने को पता है ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, ठीक है, यहाँ तक करके छोड़ना चाहो तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हो रिपल फैक्टर की वैल्यू निकाल के, यहाँ तक छोड़ना चाहो तब भी कोई बात नहीं, इस टर्म को करना चाहो तब भी कोई बात नहीं। यहाँ एग्जाम में अगर ये है कि रिपल फैक्टर इतना होता है प्रूफ करो तब वो भी असम्पशन लेनी पड़ेगी, ये तो आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो आर की वैल्यू अगर मैं ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी लिख दूं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.118 डिवाइडेड बाय 2 पाई एफ का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, इनटू एल और सी। 0.118 डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एल इंटू सी, ये आर आया रिपल फैक्टर। तो यहाँ से इस इक्वेशन से पता चल रहा है रिपल फैक्टर आर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के, और एक किसके एल के, और एक किसके प्रोपोर्शनल है सी के। मतलब अगर हम एल और सी की वैल्यू हाई ले लें तो रिपल फैक्टर की वैल्यू अपने आप ही लो हो जाएगी। तो मतलब एक अच्छा फिल्टर बनाने के लिए हमें ऐसे इंडक्टर कॉइल और ऐसी कैपेसिटर लेनी चाहिए जिसके लिए उसके प्रेरकत्व और संधारित्र की धारिता का मान क्या हो, बहुत ज्यादा हो, मतलब कैपेसिटी और इसकी इंडक्टेंस बहुत हाई हो। अगर ये दोनों चीजें हाई होंगी तो रिपल फैक्टर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और वैसे भी देखा जाए तो कहाँ 121%, कहाँ पे 48.2% और कहाँ पे अब हम किस पे आगे रुके 11.8% पे। तो रिपल फैक्टर की वैल्यू कितनी ज्यादा कम हो गई, मतलब एसी ऑलमोस्ट डीसी में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो ये एलसी जो फिल्टर है, चौक फिल्टर, वो खत्म होता है। तो आज अब अपने पता क्या करते हैं, अपने पाई सेक्शन फिल्टर को शुरू कर लेते हैं और उसकी वर्किंग समझ लेते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक का जो नया फिल्टर है और लास्ट फिल्टर है उसका नाम है पाई सेक्शन फिल्टर, या इसको बोला जाता है कैपेसिटर इनपुट एलसी फिल्टर, ठीक है। आएगा ये भी पाई सेक्शन फिल्टर के नाम से ही आएगा। क्या इसका नाम क्या है, कैपेसिटर इनपुट एलसी फिल्टर, ठीक है। बाकी ये चांसेस नहीं है इनके जो दूसरे नामों से आने के, आएंगे तो ये पाई सेक्शन और इन्हीं नाम से आएंगे, ठीक है। तो अब अपने शुरू करते हैं, वर्किंग आज कर लेते हैं, बाकी डेरिवेशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अपने को लगाना क्या है, कैपेसिटर इनपुट एलसी फिल्टर, मतलब अपने को इतना पता है कि एलसी लगाना है, एल और सी दोनों लगाने हैं। जैसे शंट कैपेसिटर में सिर्फ कैपेसिटर लगा रहे थे, सीरीज इंडक्टर कॉइल में क्योंकि नाम क्या था सीरीज इंडक्टर फिल्टर, यानी कि सिर्फ इंडक्टर लिखा तो ओनली इंडक्टर कॉइल लगा रहे थे। फिर हमारे पास क्या है एल सेक्शन फिल्टर, इसका नाम था चौक इनपुट एलसी फिल्टर, मतलब एलसी फिल्टर यानी एल और सी दोनों लगाने। नेक्स्ट फिल्टर कौन सा है, पाई सेक्शन फिल्टर, जिसका नाम है कैपेसिटर इनपुट एलसी फिल्टर, मतलब अब भी एल और सी दोनों लगाना है, लेकिन शेप कैसी बनानी है हमें, पाई सेक्शन यानी एक पाई जैसी शेप बनानी है। तो सबसे पहले तो फुल वेव पे करेंगे, अभी भी हाफ वेव पे तो एक डायोड वाला हो जाता और कुछ भी चेंज होता है ना, तो वो आपको अब तक तो बनाने आगे होंगे। प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, डायोड D1, डायोड D2, सेंटर टैप, ठीक है। अब लगाना क्या है, पाइप बनाना है, मतलब ऐसी शेप बनानी है कुछ। तो ऐसी शेप बनाने के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या किया, कैपेसिटर लगा दिया, या एलसी इस फिल्टर में ध्यान रखना, पाई सेक्शन फिल्टर में हम दो कैपेसिटर यूज करेंगे, एक इंडक्टर कॉइल यूज करेंगे और पाई जैसी शेप बनानी है। तो बन गया क्या, पाई एल सी से पाई बन गया ना। और उसके बाद क्या बनाया, एक लोड रेजिस्टेंस RL, और हमें क्या लेना है यहाँ पे आउटपुट को नोट करना V आउटपुट। तो जैसा काम हमने अभी जस्ट लास्ट वाले लेक्चर में किया है, हमारे कौन से वाले में, इस एल फिल्टर में हमने क्या निकाला, पहले ERMS निकाला था, फिर IRMS करंट निकाली थी, फिर एट दी एंड AC करंट जहां पे पहुंच रही थी या जहां पे रेजिस्टेंस और इस कैपेसिटर वाले
यहाँ से करते हैं, उसको C1 नाम दे देते हैं, इसको L नाम दे देते हैं, इसको C2 दे देते हैं, क्योंकि दो कैपेसिटर इसीलिए C1 C2 नाम दे दिया। ठीक है, इसको AB दे देते हैं और इस ब्रांच को नाम दे देते हैं PQ। तो जब भी हमें EAC निकालना है तो वो तो हम AB ब्रांच से निकालेंगे, क्योंकि इस टर्मिनल पे, इस ब्रांच पे पोटेंशियल ड्रॉप और इस ब्रांच पे BQ पे पोटेंशियल ड्रॉप कैसा आएगा, सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस अप्लाई नहीं किया गया। ठीक है, रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल का ड्रॉप होता है। तो एक तो पाई जैसी स्ट्रक्चर बनी। अब देखो यहाँ से क्या आएगा, D1 और D2 से हमारे पास क्या आएगा, आउटपुट आएगा। ठीक है, तो अब आउटपुट जैसे ही आ रहा है इस ब्रांच पे, यानी इस नोड पे आउटपुट क्या होगा, डिवाइड हो गया, करंट डिवाइड हो गया। तो कुछ करंट आएगा यहाँ पे, कुछ आएगा यहाँ से। फिर से सेम बात, L क्या करेगा, AC को, DC को तो अलाउ करेगा और AC को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। और कैपेसिटर C तो जस्ट इसका रिवर्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर C जो करंट लेगा वो ऑलमोस्ट AC करंट लेगी, लेकिन फिर भी प्योरली ऐसी कंडीशन नहीं होती कि सारा का सारा AC इस कैपेसिटर C से ब्लॉक हो जाए। फिर भी इस ब्रांच में जो L है उस तक जाने के लिए कुछ करंट में कुछ हद तक AC अभी भी रह जाता है। ठीक है, तो मतलब थोड़ा बहुत AC क्या आएगा, इस इंडक्टर कॉइल L में से पास आउट हो जाएगा, जिसकी इंटेंसिटी कैसी हो, लो, यानी ऑलमोस्ट DC जैसा हो, तो वो इसमें से पास आउट हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे जो हमें मिला, कुछ यहाँ पे तो ब्लॉक करेगा इंडक्टर कॉइल, तो मतलब पहले जो इतना एम्पलीट्यूड था उसको मैंने घटाया हुआ बनाया है ना। तो मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत AC तो इसने यूज किया था, किसने, AC जो था थोड़ा बहुत तो कैपेसिटर C ने ले लिया। थोड़ा बहुत AC अभी भी इस सिग्नल से बच गया, जो क्या इंडक्टर कॉइल L में से गया। इंडक्टर कॉइल L में से अभी भी अपना काम किया कि कुछ AC को तो उसने ब्लॉक किया, जो करता है, तो AC को किया ब्लॉक। अब इतनी इंटेंसिटी वाली, मान लें इतनी एम्पलीट्यूड वाली या मैक्सिमम वोल्टेज वाली AC करंट और DC का कॉम्बिनेशन अभी भी हमारे पास है। तो अब बचा हुआ जो करंट आएगा वो क्या आएगा, इस नोड पे डिवाइड होगा, तो कुछ करंट आएगा यहाँ पे और कुछ करंट आएगा यहाँ पे। तो जो बची हुई थोड़ी बहुत AC करंट L सेक्शन से भी आ जाए, इस इंडक्टर कॉइल से भी हमारे पास अगर सर्किट में आते हैं, तो वो सारी की सारी अब इस तरीके से लिया जाता है कि इस कैपेसिटर C2 के अंदर आ जाएगी और C2 क्या करेगा, सारे AC को अलाउ करेगा और DC को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो बची हुई DC कहाँ से आ जाएगी, लोड रेजिस्टेंस RL पे। और अगर हमने देखे तो अभी लास्ट लेक्चर में हमारे पास, मतलब लास्ट वाले टॉपिक में, उसके लिए हमारे पास 0.188/4 F² L × C आया। रिपल फैक्टर की तो वैल्यू अभी भी आई है ना, 11.8 आई है। मतलब क्या हुआ, सर्किट 100% काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि कुछ यहाँ पे AC बचा तो उसने AC पास आउट भी किया, फिर कुछ AC इसने लिया और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ हद तक DC के साथ साथ AC का मिक्सचर RL पे मिलता है। लेकिन हम मानते हैं कि अगर ना मिले तो आइडियल केस लेके चल रहे हैं। तो ये इसकी वर्किंग हुई कि पहले AC करंट किसके पास आया, कैपेसिटर C1 के पास आया और थोड़ा बहुत AC करंट और DC का मिक्सचर कहाँ पे गया, इस इंडक्टर कॉइल L पे गया। और L ने क्या करना था, AC को ब्लॉक करना था, DC को अलाउ करना था। तो मतलब कुछ हद तक थोड़ी बहुत लो इंटेंसिटी वाली AC अभी भी इसमें से पास आउट हो रही है। तो जब ये पास आउट होगी तो इंडक्टर, ये जो नोड A है इसके ऊपर करंट फिर से डिवाइड होगा, और डिवाइड होगा तो कुछ करंट C मतलब इस AB ब्रांच में आएगा और कुछ इस लोड रेजिस्टेंस RL में से पास आउट होना होगा। अब कैपेसिटर C का काम तो है AC को क्या करना है, अलाउ करना है, और DC को क्या करना है, ब्लॉक करना है। तो मतलब कैपेसिटर C अब क्या करेगा, DC को तो ब्लॉक कर देगा और AC करंट तो इसमें से सारा का सारा पास आउट हो जाएगा, किसमें से, C2 में से, और DC करंट सारा का सारा किसमें से आ जाएगा, लोड रेजिस्टेंस RL में से। तो एट द एंड हम जो AC वोल्टेज निकालेंगे वो इस AB ब्रांच में निकालेंगे और DC इस PQ ब्रांच में निकालेंगे। इससे पहले जितना भी काम करेंगे वो सारा हम स्मॉल e RMS और इन सब में करेंगे। और अगर आपने इतना तक सर्किट देखा हो ना, कितना तक, यहाँ तक, तो आपको पता है ये कौन सा सर्किट बन गया, शंट कैपेसिटर फिल्टर। तो शंट कैपेसिटर फिल्टर के जो भी रिजल्ट्स थे आप उसको पढ़ के रखना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम शंट कैपेसिटर फिल्टर से ही शुरू करेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे, क्योंकि इतना तक तो हम ऑलरेडी सॉल्व करके रख चुके हैं। इसीलिए शंट कैपेसिटर फिल्टर से आगे हम L और C पे जाएंगे। ठीक है, तो शंट कैपेसिटर फिल्टर आप पढ़ना। वैसे तो सारे टॉपिक करने वाले हैं, सो वर्किंग के लिए आपको शायद समझ आ गई हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे।